Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to another video and welcome back to the channel English with a Topper. I hope you all are doing well and fine. तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि हम इस टॉपिक में बात करने जा रहे हैं अबाउट द कार्स मॉडल ऑफ 3 मूव्स इन रिसर्च. तो जब भी हम रिसर्च चाहे कर रहे हों, चाहे पढ़ रहे हों या फिर पढ़ा रहे हों, तीनों ही सिचुएशंस में हमें इन 3 मूव्स के बारे में या फिर इस कार्स मॉडल के बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन 3 मूव्स को अगर हम लोग सही तरह से नहीं करेंगे तो हमारी रिसर्च के अंदर ऑथेंटिसिटी, हमारी रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी या फिर हमारी रिसर्च इतनी एक्यूरेट नहीं होगी. तो इस वीडियो में हम इन 3 मूव्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल के साथ. और ऑथेंटिक बुक है जिसकी पिक्चर मैंने साथ में लगाई हुई है, तो यहाँ से मतलब द रेफरेंस ऑफ माई डिस्कशन इज़ दिस बुक. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन. एक तो ये इंट्रोडक्शन कि हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन, एक दूसरा इंट्रोडक्शन ये कि हम रिसर्च के अंदर जो एक सेक्शन लिखते हैं, एक चैप्टर हम लिखते हैं इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन. ठीक है, दोनों को मिला के हम डिस्कस करेंगे. तो इंट्रोडक्शन ये है कि हम लोग जो 3 मूव्स करते हैं ना, वो इस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन के अंदर करते हैं. और इंट्रोडक्शन सेक्शन जो होता है वो रिसर्च का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है. सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 3 मूव्स, इसलिए इनका पता होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, अच्छा, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम क्यों लिखते हैं अपने रिसर्च के अंदर? ताकि हम अपने टॉपिक और मेथडोलॉजी को कम्युनिकेट कर सकें. यानी कि जब हम अगर रिसर्चर्स हैं तो जब हम अपनी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अपनी नहीं बल्कि अपने रिसर्च की इंट्रोडक्शन लिखेंगे, तो हमारे रीडर्स को हमारे टॉपिक का सही तरह से पता लगेगा और हमारी मेथडोलॉजी का सही तरह से पता लग जाएगा. इसीलिए हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन एंड पार्ट ऑफ द रिसर्च. तो इंट्रोडक्शन लिखने के ना फॉर्मल स्टेप्स हैं. अगर आप चुपचाप बैठ के रिसर्च का इंट्रोडक्शन लिखने लग जाएंगे ना, तो चीज़ें वहाँ पे मिक्स हो जाएंगी, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी. ठीक है, प्रॉपर आपके स्टेप्स नहीं फॉलो होंगे, तो आपकी इंट्रोडक्शन जो है उसके अंदर कोहेरेंस, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी. इसीलिए आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी इंट्रोडक्शन लिखनी है. सबसे पहला स्टेप है बैकग्राउंड एंड कंटेंट, दूसरा स्टेप है रिसर्च मॉडल, इसके अंदर कार्स मॉडल आता है और इसी के अंदर 3 मूव्स आते हैं. तो वो यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हमारा जनरल टॉपिक तो इंट्रोडक्शन ही है कि हाउ टू राइट इंट्रोडक्शन, लेकिन हमारा जो फोकस है वो सबसे ज़्यादा 3 मूव्स पे है, क्योंकि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल राइटिंग एन इंट्रोडक्शन. ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस, देन ऑब्जेक्टिव्स, 5वां है स्कोप ऑफ द स्टडी, 6वां है सिग्निफिकेंस, 7वां ऑपरेशनल वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स, और 8th लास्ट बट नॉट लीस्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द थीसिस. ठीक है, तो स्टेजेस को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन 3 मूव्स को हम सबसे ज़्यादा डिस्कस करेंगे. सबसे पहले बैकग्राउंड एंड कंटेंट. नाम या फिर टॉपिक आपने सबसे पहले समझना है. ठीक है, एज आई टोल्ड यू ऑलवेज, बैकग्राउंड एंड कंटेंट. इसका मतलब है इसमें हम क्या करेंगे, अपने टॉपिक का बैकग्राउंड बताएंगे और अपने टॉपिक के बारे में कंटेंट लाएंगे. बैकग्राउंड किस तरह से बताएंगे? सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक. आप अपने टॉपिक का ओवरव्यू देंगे. ठीक है, कि हमारा ये टॉपिक है, टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन या ओवरव्यू देंगे. फिर रेलिवेंस टू द फील्ड ऑफ स्टडी. आपका टॉपिक आपकी फील्ड ऑफ स्टडी से किस तरह रिलेट कर रहा है, आप जो रिसर्च कर रहे हैं वो फील्ड ऑफ स्टडी से किस तरह रिलेट कर रहा है. आप सिग्निफिकेंस बताएंगे कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. आप जो रिसर्च करें वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, यानी कि आपका टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब अच्छा, हम एक एग्जांपल लेते हैं ना, उस एग्जांपल को हर स्टेज के अंदर अप्लाई करेंगे, उस एग्जांपल को हर स्टेज के अंदर समझेंगे. ठीक है, एग्जांपल हमने ले लिया हुआ है कि फेलियर ऑफ स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड लेक्चर्स, के बाद स्टूडेंट्स लेक्चर को समझने में फेलियर क्यों करते हैं, लेक्चर को क्यों नहीं सही तरह से समझ पाते हैं. इसको हमने ले लिया हुआ है अपना रिसर्च टॉपिक या अपना रिसर्च स्टेटमेंट. ठीक है, इसको लेके चलेंगे. सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक का ओवरव्यू देंगे कि ये टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है, ये जो है ना एकेडमिक से रिलेटेड है, ये सारी बातें करेंगे. ठीक है, हम अपनी टॉपिक की इंपॉर्टेंस बताएंगे, ओवरव्यू बताएंगे और रेलिवेंस टू द फील्ड ऑफ स्टडी. सेकेंड स्टेप में कार्स मॉडल आता है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बात शायद मैंने तीसरी की चौथी दफ़ा बोल दी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके अंदर 3 मूव्स आते हैं. 3 मूव्स में से पहला मूव है इस्टेब्लिश रिसर्च टेरिटरी, दूसरा मूव है इस्टेब्लिश नीच, तीसरा मूव है फिल द नीच. ठीक है, अब पहला जो मूव है इस्टेब्लिशिंग रिसर्च टेरिटरी. इस्टेब्लिश करना मतलब बनाना, रिसर्च टेरिटरी मतलब कोई जगह. ठीक है, कोई इलाका, जगह जिस पे ज़्यादातर ये कब्ज़े वाले सेंस में आ जाता है कि जिस पे आप कब्ज़ा कर सकें. ठीक है, तो आपने सबसे पहले एक ऐसी जगह बनानी है जिस पे आप कब्ज़ा जमा सकें. देखें कितनी अच्छी बात किया. सपोज़ आपने एक रूम में जाके बैठना है. ठीक है, तो आप वहाँ जाएंगे, जाके सबसे पहले अपनी जगह बनाएंगे. राइट, जगह बनाएंगे, बनाने के बाद बैठेंगे.
अगर आप अपने लिए जगह बनाए बगैर, अगर आप अपने लिए जगह मैनेज किए बगैर आप बैठ सकेंगे? नहीं बैठ सकेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपने अपने लिए जगह बनानी है, फिर उस जगह को आपने फ़िल करना है, यानी कि फिर उस जगह में आपने जाके बैठना है, ठीक है। ये हो गई जनरल बात। अब रिसर्च के अंदर क्या होती है ये बात देखें। व्हाट इज़ टॉपिक अबाउट? आप इस मूव में सबसे पहले ये बताएंगे कि टॉपिक किस बारे में है, किस इशू या फिर किस प्रॉब्लम के बारे में है। साइट प्रीवियस रिसर्चेस टू इंटेंसिफाई द इशू। आप इस इशू को इंटेंसिफाई करने के लिए प्रीवियस रिसर्चेज से साइटेशन लेके आए, रेफरेंस दे दें कि फ़लाँ बंदे ने इस पे रिसर्च किया था, उसने इस पे किया था, इसने उस पे किया था। डिफरेंट आप रेफरेंसेस लेके आएंगे ना, तो तब आपका इशू इंटेंसिफाई होगा, यानी कि रीडर को पता चलेगा कि हाँ भाई ये एक ऐसा इशू है जिस पे सच में रिसर्च करने की ज़रूरत है। तो आपने सबसे पहले उस इशू को इंटेंसिफाई करना है, उस इशू को हाईलाइट करना है। रिव्यू प्रीवियस रिसर्चेस, और इस इशू के बारे में जो प्रीवियस रिसर्चेस हुए ना उनको थोड़ा सा रिव्यू करें कि उस बंदे ने ये बात की थी, उस बंदे ने ये बात की थी, उस रिसर्च में ये हुआ था, इस रिसर्च में वो हुआ था। इस तरह से आप रिव्यू करेंगे। फिर हाउ विल यू एड्रेस दिस इशू? आप फिर बताएंगे कि आपने पहले जो इशू इंट्रोड्यूस की है ना, आपने पहले जो इशू हाईलाइट किया है उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे, मतलब उसको आप अपने रिसर्च के अंदर किस तरह बयान करेंगे, कैसे एड्रेस करेंगे। दूसरा मूव आता है एस्टैब्लिशिंग अ नीच। साइट प्रीवियस रिसर्चेस टू हाईलाइट इग्नोर्ड एस्पेक्ट्स ऑफ द टॉपिक। आपने पहले ये बताया कि रिसर्चेस में भी ये बात डिस्कस हुई है। दूसरे मूव में आप ये बताएंगे कि जो रिसर्चेस में ये बात डिस्कस हुई है उसके अंदर इग्नोर्ड एस्पेक्ट्स क्या थे, उसमें क्या कमी थी, उसमें क्या गलती थी, उसमें क्या शॉर्ट कमिंग्स थी, ठीक है। तो आपने प्रीवियस रिसर्चेस को हाईलाइट करना है, प्रीवियस रिसर्चेस को अपने रिसर्च के अंदर लेके आना है और उसके अंदर से गैप फाइंड करना है, अपने उन रिसर्चेस का इग्नोर्ड एस्पेक्ट फाइंड करना है। सपोज़ अभी हम वहीं उसी एग्जांपल को लेकर चलते हैं, ठीक है। हमने एग्जांपल ली थी कि स्टूडेंट्स लेक्चर समझने में क्यों फेल हो जाते हैं, ठीक है, स्टूडेंट लेक्चर्स क्यों नहीं समझ सकते। तो इसमें हम प्रीवियस रिसर्चेस को लेके आएंगे तो हम उसमें इशू इस तरह से या इग्नोर्ड एस्पेक्ट को हम इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम कहेंगे कि एक रिसर्च की हम एग्जांपल लेके आएंगे तो उसमें सपोज़ ये है कि उसने जो है ना मेथडोलॉजी ये वाली चूज़ की है, जबकि ये मेथडोलॉजी इस टॉपिक के लिए इतनी सूट नहीं करती है, यानी कि वो उसका इग्नोर्ड एस्पेक्ट हो गया कि उसने मेथडोलॉजी वो यूज़ नहीं किया जो रेलिवेंट है। आप दूसरी रिसर्च लेके आएंगे, उसके अंदर आप सपोज़ ये बताएंगे कि उसका इग्नोर्ड एस्पेक्ट ये है कि उसने जो है ना कंट्रोल ग्रुप और जो दो ग्रुप्स रखते हैं रिसर्च के अंदर, वो दोनों ग्रुप्स बना के उसने ऑब्जर्वेशन नहीं की है बल्कि उसने सिंपली ऑब्जर्वेशन की है, ये उसका इग्नोर्ड एस्पेक्ट हो गया। या फिर आप किसी और रिसर्च को लेके आके इस तरह से भी इग्नोर्ड एस्पेक्ट बता सकते हैं कि उस बंदे ने भी रिसर्च किया था लेकिन उसने एक एस्पेक्ट को इग्नोर किया था, और वो एस्पेक्ट ये है कि उसने सपोज़ बाइलिंगुअल स्टूडेंट्स के बारे में नहीं बात की थी, ठीक है, बाइलिंगुअल्स के फेलियर की नहीं बात की थी। तो आप डिफरेंट रिसर्चेस के अंदर से ना इग्नोर्ड एस्पेक्ट फाइंड करेंगे। जाहिर सी बात है रिसर्च के अंदर इग्नोर्ड एस्पेक्ट ना सब में होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक बंदा अपनी रिसर्च में सारे एस्पेक्ट्स को फिल करे, सारी चीज़ें क्लियर कर सके, ठीक है। तो हर रिसर्च के अंदर गैप होता है, हर रिसर्च के अंदर इग्नोर्ड एस्पेक्ट होता है। तो आपने वहाँ से उस इग्नोर्ड एस्पेक्ट को ढूंढ निकालना है। वो कैसे करेंगे? उस रिसर्च का एक स्कैनिंग करके उसको समझ के करेंगे, ठीक है। फिर इस इग्नोर्ड एस्पेक्ट की वजह से वहाँ पे एक रिसर्च गैप क्रिएट होगा। रिसर्च गैप का मतलब रिसर्च के अंदर एक खाली जगह क्रिएट होगी, जो कि वो खाली जगह होगी कि जिस पे किसी ने पहले काम नहीं किया है, जिस पे सपोज़ कमरे में ना तो एक ऐसी खाली जगह है जहाँ पर कोई नहीं बैठा है, ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और नीड टू डू रिसर्च। फिर आप बताएंगे कि अच्छा ये टॉपिक इग्नोर्ड है, ये जगह ऐसी है जहाँ पे पहले कोई नहीं बैठा है, मतलब ये जगह ऐसी है जिस पे पहले किसी ने काम नहीं किया है, तो इसलिए इस टॉपिक पे इस जगह पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि यहाँ पे नीड है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि इस टॉपिक पे इस एस्पेक्ट पे भी काम किया जाए। फिर आपने क्या किया? ट्रिक के साथ पहले दूसरों को कन्विंस किया, पहले रेफरेंसेस दी, फिर आपने दूसरे में आके लोगों को ये बताया, अपने रीडर्स को ये बताया कि बहुत सारे लोगों ने काम किया है लेकिन उन लोगों ने इन एस्पेक्ट्स पे काम नहीं किया है, ये इग्नोर्ड एस्पेक्ट्स हैं, ये वो जगहें हैं जहाँ पे रिसर्च करने की ज़रूरत है। आप अपने रीडर को कायल करेंगे इस बात से। फिर क्या करेंगे? आप उस गैप को फिल करेंगे, मतलब आप कमरे में गए, आपने अपने जगह बनाई, फिर आप आराम से उस जगह पे बैठ गए, ठीक है। तो रिसर्च में भी आप ये करें कि जब आप रिसर्च कर रहे हो तो टॉपिक के बारे में सही तरह से रिसर्च करें, उसके अंदर कोई एक गैप फाइंड करें, उसके अंदर जो गैप आ रहा है, उसके अंदर जो इग्नोर्ड एस्पेक्ट है, वहाँ पे आप अपने लिए गैप फाइंड करें और उस गैप को आप फिल करेंगे। फिल किस तरह से करेंगे? अपने रिसर्च के ज़रिए करेंगे, ठीक है। तो आप
सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, बाय आउटलाइनिंग पर्पस, एम्स या इंट्रोड्यूसिंग करेंट रिसर्च टू स्टेट योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, आप क्या करेंगे, अपने पर्पजेस और एम्स और इन सब को डिस्कस करते हुए आप फिर आके जो है ना अपनी करंट स्टडी के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ उसमें मेरा पर्पज़ ये है, मेरा एम ये है, तो मेरा ये जो करंट स्टडी है ये इस गैप को फिल कर रहा है, ये जो प्रीवियस और इग्नोर्ड एस्पेक्ट्स हैं उन पे काम कर रहा है बोल के आप अपने रीडर को कन्विंस करेंगे, या फिर आप उस गैप को फिल करेंगे कि जो गैप पहले के रिसर्चेस में पाई गई है। ठीक है, RO एंड RQ से मुराद है रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसर्च क्वेश्चंस। ठीक है, फिर आप इसी थर्ड मूव के अंदर मेथडोलॉजी और डेटा कलेक्शन को भी इंट्रोड्यूस करते हैं। आपने ये तो कहा ना कि मैं गैप को फिल करूँगा या करूँगी, आपने ये कहा कि दिस स्टडी फोकसेस ऑन दिस, मतलब ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च है, ये इस गैप को फिल कर रही है। किस तरह से कर रही है उस बात को बताने के लिए आप इसके अंदर थोड़ी सी मेथडोलॉजी ऐड करेंगे और डेटा कलेक्शन भी ऐड करेंगे कि इस मेथडोलॉजी को यूज़ करते हुए इस टॉपिक पे काम करके मैं ये गैप फिल करूँगा या करूँगी, और इसके लिए मैं डेटा कलेक्शन मेथड्स ये अपनाऊँगी। ठीक है, अपनाऊँगा या अपनाऊँगी। तो इसको जो है ना बुक के अंदर इस तरह से बताया गया है। यहाँ पे ऑप्शनल और ऑब्लिगेटरी चीज़ें रखी हैं कि ऐसी चीज़ें जो ऑप्शनल है या फिर ऑब्लिगेटरी हैं इन तीनों मूव्स में। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात बताई गई है जो मैंने अभी बताई है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी या काइंड ऑफ मिक्स हुआ था, तो इसको यही बात मैंने बताई है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में, ईजी तरह से, ईजी वर्ड्स में, ईजी बातों में समझा दी है। ठीक है, तो समझ आ गई होगी। फिर भी आप वीडियो को पॉज करके इसको एक दफ़ा देख लें। अच्छा, तो रिसर्च के इंट्रोडक्शन के स्टेप्स के अंदर तीसरी स्टेप। ठीक है, हमने पहली स्टेप की बात की, दूसरे स्टेप के अंदर हमने 3 मूव्स की बात की, तो तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है कि हम अपने रिसर्च क्वेश्चंस को फॉर्मुलेट करें। रिसर्च क्वेश्चन जो होते हैं वो एक्सप्लोरेशन के लिए भी हो सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए भी हो सकते हैं और एक्सप्लेनेशन के लिए भी हो सकते हैं। एक्सप्लोरेशन में हम करेंगे वाई वाले क्वेश्चंस, डिस्क्रिप्शन में हम करेंगे व्हाट वाले क्वेश्चंस, और एक्सप्लेनेशन के लिए हम करेंगे कि मतलब जिनसे एक्सप्लेनेशन होती है, सपोज व्हाट वाले क्वेश्चंस ये एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इस तरह के क्वेश्चंस रिसर्च के अंदर डालेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस नहीं है जो हम अपने रिस्पोंडेंट्स से या अपने इन्फॉर्मेंट्स से पूछते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं कि जिनका आंसर हमारा रिसर्च देगा। सही है, तो आपने इन क्वेश्चंस में और क्वेश्चनर वाले क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर ना आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को बेस पर मद्देनज़र रखते हुए। आपके जितने क्वेश्चंस होंगे ना उतने ही ऑब्जेक्टिव्स होंगे, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्वेश्चन से ही बनते हैं। अब जो हमने पहले टॉपिक लिया था ना एग्जाम्पल के लिए, सैम्पल के लिए, कि कुछ स्टूडेंट्स लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में क्यों फेल होते हैं, तो उसके लिए हमने ये क्वेश्चन बनाया कि वाई सम स्टूडेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द लेक्चर। तो हम इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। अब हमने क्वेश्चन में वाई कहा है ना, तो हम इसका ऑब्जेक्टिव बनाएंगे to investigate the reasons behind failure of some students while understanding the lecture। क्वेश्चन जो होगा वही ऑब्जेक्टिव होगा। अगर आपने क्वेश्चन में रीजंस पूछे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव होगा टू फाइंड रीजंस। अगर आपने क्वेश्चन में रिजल्ट्स पूछे हैं कि इस बात के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा टू फाइंड द कॉन्सिक्वेंसेज। जो क्वेश्चन में पूछा है वही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव 2 फॉर्म में बनता है। ठीक है, टू फाइंड द रिजल्ट्स, टू फाइंड द फाइंडिंग्स, टू इन्वेस्टिगेट, टू क्रिएट, टू एक्सप्लेन, टू डिस्कस, और इस तरह से। फिर उसके बाद जो स्टेप है दैट इज स्कोप ऑफ द स्टडी। आप ये बताएंगे कि आपका ये जो स्पेसिफिक रिसर्च है वो किन स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस कर रहा है। आप अपने रिसर्च के अंदर किन स्पेसिफिक एरियाज़ पे फोकस करें। अगर आपने अंडरस्टैंडिंग लेक्चर के बारे में बात किया ना, तो आप कहेंगे कि इसके अंदर मैं इन एरियाज़ पे बात करूँगी कि मैं क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स क्यों फेल होते हैं लेक्चर अंडरस्टैंड करने में, वो वाला फेल नहीं। ठीक है, पेपर वाला फेल नहीं, लेक्चर समझने वाला फेल, वो क्यों होता है, इन एरियाज़ पे आप डिस्कस करेंगे, वो आपको बताएंगे। तो स्कोप ऑफ स्टडी के अंदर ना आपका क्वेश्चन और आपका ऑब्जेक्टिव, आपका इंस्ट्रूमेंट जब मिल जाता है ना, तो वो स्कोप बन जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करने के लिए मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है और ये मेरे स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, आप इस तरह से बताएंगे तो वो आपका स्कोप बन जाएगा। फिर उसके बाद सिग्निफिकेंस का मतलब है इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो आप इसमें ये बताएंगे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ द रिसर्च टू फील्ड। आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसका डिफरेंट फील्ड्स के लिए क्या कंट्रीब्यूशन होगा। आपका जो रिसर्च है वो किस तरह से लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा, या एकेडमिक्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा, या प्रैक्टिशनर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा, या पॉलिसी मेकर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल होगा, या बिजनेस में किस तरह से हेल्पफुल होगा। जिस भी तरह से हेल्पफुल हो सकते हैं
आप वो लिखेंगे। सपोज़ हमने जो टॉपिक लिया हुआ है सैम्पल के लिए ना, कि स्टूडेंट्स का फेलियर क्यों होता है लेक्चर को अंडरस्टैंड करने में, तो आप इसमें बताएंगे कि ये यूज़फुल हो सकता है स्टूडेंट्स के लिए भी, कि वो लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे। ये टीचर्स के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है, ताकि टीचर्स इन इंस्ट्रक्शंस को, हमारे रिसर्च को मद्देनज़र रखते हुए अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी रखें। ये ओवरऑल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी हो सकता है कि वो लोग इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे रिसर्च को अप्लाई करें और अपने स्टूडेंट को समझाएं। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में भी हो सकता है। तो आप इस तरह से बताएंगे कि किस किस तरह से आपका स्टडी, आपकी रिसर्च डिफरेंट लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, यूज़फुल हो सकता है, किस तरह से लोग आपके रिसर्च से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। डेरिवेशनल वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स, ऑपरेशनल वर्ड्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो इसमें आप ये करते हैं ना कि आपके रिसर्च के अंदर जो ऑपरेशनल वर्ड्स हैं, ऐसे वर्ड्स जिनका ऑपरेशन है, यानी कि जिनका ज़्यादा काम है, या फिर ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके रीडर को पता लगनी चाहिए, उनको आप क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे। सपोज़ आप इस बारे में रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या ये बात कंफर्म है कि आपके रीडर्स को आप जो वर्ड यूज़ करेंगे, जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ करेंगे, सबके बारे में पता हो? नहीं। बाज़ ऐसे भी रीडर्स होते हैं जिनको पता नहीं होता है। सपोज़ एक बंदा है जो कि किसी और, ठीक है, सपोज़ केमिस्ट्री बैकग्राउंड वो रखता है, अगर वो आके आपका रिसर्च पढ़ेगा तो क्या उसको आपके रिसर्च के अंदर की सारी टर्मिनोलॉजी समझ आएंगी? नहीं आएंगी। इसलिए आप अपने रीडर्स को समझाने के लिए, आप अपने रीडर्स के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए क्या करते हैं, कीवर्ड्स या की टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। अगर आपने रिसर्च आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग क्या करते हैं, की टर्म्स करके डिफ़ाइन करते हैं। बाज़ दफ़ा मैं ये भी सोचती हूँ ना कि जब मैं कोई रिसर्च आर्टिकल पढ़ी हूँ तो ये इतनी ईजी बातें क्यों डिफ़ाइन कर रहे हैं फ़जूल में ना, लेकिन फिर इसके पीछे भी तो रीज़न होता है ना, कि लाजमी नहीं है कि वो बात सबको पता हो। अगर वो मेरी फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड है तो मुझे पता होंगी, लेकिन अगर वो किसी केमिस्ट्री वाले, फिज़िक्स वाले के लिए तो वो ईज़िली अंडरस्टैंडेबल नहीं होंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, कीवर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज़ को डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है। उसके बाद आखिर में अपना स्ट्रक्चर ऑफ थीसिस बताना होता है। अगर आप थीसिस करें, रिसर्च करें, जो भी करें, तो उसका स्ट्रक्चर, ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपने अपने रिसर्च को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। ठीक है। स्ट्रक्चर किस तरह से है, आपके मेन सेक्शन कौन से हैं, मेन चैप्टर्स कौन से हैं। इसमें ना काइंड ऑफ टेबल होता है, टेबल ऑफ कंटेंट्स जिसको कहते हैं ना, कि चैप्टर 1 ये होगा, चैप्टर 2 ये होगा, चैप्टर 3 ये होगा, इन दोनों चैप्टर्स का मिला के एक सेक्शन होगा, फिर अगले चैप्टर का एक सेक्शन होगा। तो इस तरह आप अपने रीडर को एक जनरल ओवरव्यू देते हैं कि आप इस थीसिस के अंदर, इस रिसर्च के अंदर, इस पेपर के अंदर ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, इतने चैप्टर्स होंगे, इतने सेक्शंस होंगे, और इस चैप्टर में ये डिस्कस होगा, उस चैप्टर में वो डिस्कस होगा। सही तरह से जब आप अपने रीडर को ओवरव्यू देते हैं तो उसको, उस रिसर्च को समझने में आसानी होती है। ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन के आखिर में कुछ राइटर्स, कुछ रिसर्चर्स अपना एंड नोट भी लिखते हैं। ठीक है। जिस तरह बुक के शुरू में राइटर अपना नोट लिखता है ना, ऑथर नोट, इस तरह एंड नोट भी लिख लेते हैं। और इस वीडियो के लिए मेरा एंड नोट ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, एंड दैट इज़ ऑल। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। और एक दफ़ा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अगर आप अपने एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ पढ़ रहे हैं तो आप इंट्रोडक्शन के अंदर के जो 8 स्टेप्स हैं उनको याद करें। बेशक अंदर वाली चीज़ें याद ना हो, लेकिन आप उन सब के जो 8 स्टेप्स हैं उनको ज़रूर याद करें, और जो 3 मूव्स हैं उनको याद करें, डिटेल में पढ़ें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल, थैंक यू। वंस अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।